हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। आज हम अरब आक्रमण के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि अरब आक्रमण कब हुए हमारे भारत पर और कितने प्रयासों में ये सफल हुआ और किस किस ने भारत पर आक्रमण किया। तो हर डिटेल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। तो अरबों के द्वारा प्रथम प्रयास खलीफा उमर के समय में हुआ था, जो 636-37 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हम पढ़ते हैं इसको विस्तार से। प्रथम प्रयास खलीफा उमर के समय में 636-37 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना की विजय के लिए एक नाविक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रयास किसके नेतृत्व में हुआ? खलीफा उस्मान के समय में सन 644 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में स्थल मार्ग द्वारा मकरान के पश्चिमी सिंध में आक्रमण किया गया। उसने मकरान और सिंध के शासकों को पराजित करने के बाद भी उसे अपने राज्य में नहीं मिला पाया, अतः यहाँ पे उनको दूसरे प्रयास में भी असफलता का सामना करना पड़ा। आगे हम पढ़ते हैं कि तीसरा आक्रमण कुछ समय के बाद अल हरीस ने 659 ईस्वी में अगला अभियान किया, किंतु वह मारा गया। आगे हम चौथा प्रयास पढ़ते हैं। अल मुहल्लब ने सन 664 ईस्वी में फिर से साहस किया, लेकिन उसे भी विजय प्राप्त नहीं हुई, असफलता का मुंह देखना पड़ा। आगे हम पढ़ते हैं फिफ्थ आक्रमण। ये आक्रमण हमारे भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस आक्रमण से उनको सफलता प्राप्त हुई थी और हमारा सारा टॉपिक इसी आक्रमण के ऊपर होने वाला है कि कैसे, कब और क्या उनको सफलता प्राप्त हुई अरब आक्रमण के बारे में। तो हम विस्तार से पढ़ते हैं। यह आक्रमण अरबों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। और मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हजाल का सेनापति व दामाद था। हम मोहम्मद बिन कासिम के जन्म के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित तारफ शहर में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था और उनके देहांत के बाद उन्हें उनके ताऊ हजाज बिन यूसुफ ने संभाला था। आगे हम पढ़ते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो शुरुआती दिनों में क्या करता था। तो मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उम्मयद खिलाफत का एक अरब सिपह सालार था। उसे 17 साल की उम्र में ही भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने के लिए भेज दिया गया था। आगे हम पढ़ते हैं कि जो कासिम था वो कौन से कबीले से संबंध रखता था। तो कासिम अल सकीफ कबीले का सदस्य था। और आगे पढ़ते हैं कि कासिम ने किससे विवाह किया। तो कासिम ने हजाज की बेटी जुबेदा से शादी कर ली और फिर उसे मींस कासिम को सिंध पर मकरान के तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया। और कासिम के अभियान को जो हजाज था कूफा नामक शहर में बैठकर नियंत्रित कर रहा था। अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को मकरान के राज्यपाल मोहम्मद हारून की ओर से पत्थर फेंकने के लिए प्राचीन युग के यंत्र भी मिले थे, जिनसे मध्यकाल में तोपखानों का काम किया जाता था। आगे एक और पॉइंट पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। तो सिंध का शासक दाहिर था। आगे हम पढ़ते हैं रावण का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 20 जून 712 ईस्वी में यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के बीच हुआ और इस युद्ध में दाहिर पराजित हुआ था। आगे पढ़ते हैं। दाहिर के पुत्र व ब्राह्मणवाद के राजा जय सिंह को पराजित कर
कासिम ने इस पर भी अधिकार कर लिया। आगे हम पढ़ते हैं 713 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर कासिम ने सारा धन प्राप्त कर लिया और इसका नाम स्वर्ण नगर रख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, 713 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर उसने उसका क्या नाम रख दिया? स्वर्ण नगर रख दिया। आगे हम पढ़ते हैं कि भारत पर जो अरब आक्रमण हुए थे उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें चचनामा नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। इस ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। आगे हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमें दो घटनाएं मिलती हैं उसकी मृत्यु के बारे में। एक जो चचनामा ऐतिहासिक दस्तावेज है उससे पता लगता है और दूसरी ईरानी इतिहासकार बालजूरी के अनुसार हमें पता लगता है। तो हम इन दोनों घटनाओं को आपको बताने वाले हैं, तो आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। हम पढ़ते हैं चचनामा ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार कासिम ने जब राजा दाहिर सेन की बेटियों को तोहफा बनाकर खलीफा के लिए भेजा तो खलीफा ने इस अपना अपमान यह समझकर समझा कि कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेजा है। ऐसे समझकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर वापस दमिश्क मंगवाया और इसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से वह मर गया। लेकिन बाद में खलीफा को पता चला कि दाहिर सैनी की बेटियों ने झूठ बोला है, तो उसने बेटियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। आगे हम पढ़ते हैं दूसरी घटना में ईरानी इतिहासकार बलाजूरी के अनुसार कहानी अलग थी। नया खलीफा हजाज का दुश्मन था और उसने हजाज के सभी सगे संबंधियों को सताया। बाद में उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलवाकर इराक के मोसुल शहर में बंदी बनाया और वहीं पर उससे कठोर व्यवहार और पिटाई की, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। मीन्स मोहम्मद बिन कासिम ने दम तोड़ दिया। अब हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम पढ़ते हैं, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्रों में जजिया कर वसूल किया। इस कर से बच्चे, अपाहिज, साधु संत, ब्राह्मण व महिलाओं को मुक्त रखा गया। तो सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था। कहाँ पर लगवाया था? सिंध के क्षेत्रों में लगवाया था। और किसको किसको मुक्त रखा गया? बच्चे, अपाहिज, साधु संत, ब्राह्मण एवं महिलाओं को मुक्त रखा गया। तो आगे पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो सिंध क्षेत्र में कौन सी मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ये हर एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं, अरब के लोग भारत को हिंदुस्तान कहते थे और भारत से ही उन्होंने अंक पद्धति, दशमलव पद्धति सीखी। अतः इस पद्धति को उन्होंने हिंदजा नाम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनानियों ने अरब के लोगों से अंक पद्धति व दशमलव पद्धति को सीखा और इसे अरेबियन या अरेबिक न्यूमेरल्स नाम दिया। आगे हम पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन कासिम ने विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलीला दमना कहलाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको लास्ट के पॉइंट्स बता रही हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इनको अच्छी तरह करना। आगे हम पढ़ते हैं, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य अर्थात
खंड खंडवाद का अरबी में अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से अल फाजरी ने किया। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में नाम इल्म उल साहिब रखा गया। आगे पढ़ते हैं। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल फिज की रचना अल फाजरी ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। किताब फुतूल अल बलदान का लेखक कौन था? तो उसका लेखक था बिलापुरी। ठीक है, किताब फितूल अल बलदान का लेखक बिलापुरी है। आगे पढ़ते हैं। मीर मासूम द्वारा लिखित ग्रंथ तारिक ए सिंध एवं मासूम ए सिंध से भारत में किए गए अरबों की जानकारी मिलती है। तो अरबों की जानकारी कहाँ से मिलती है? मीर मासूम द्वारा लिखित ग्रंथ तारिक ए सिंध एवं मासूम ए सिंध से। आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं सुल्तान आदि को जीता, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। ठीक है, उन्होंने सिंध और सुल्तान को जीता, मतलब सिंध और सुल्तान को जीता, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करवाए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और हमने अरबों के जो आक्रमण को विस्तार से पढ़ा है। आगे एक और पॉइंट है, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो अरबों के आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? वो भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहते थे? वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो धन लूटना चाहते थे भारत से, और इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसलिए अरब भारत पर आक्रमण करना चाहते थे, और उनका जो 5वां प्रयास था मोहम्मद बिन कासिम के टाइम, वो सफल भी हुआ। तो मैंने आपको अरब का विस्तार से जो युद्ध था, सब कुछ अरब के विस्तार का पूरी तरह जानकारी दे दी। अरब का इतिहास बता दिया कि उसने भारत पर कब कैसे आक्रमण किया। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेहनत करना, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे एंड